आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप सभी को बड़े दिन यानी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक हम ऐसा कह सकते हैं तब तक ऐसा कह लेने दीजिए, क्योंकि देश में जिस तरह की गुंडागर्दी और तांडव मचा हुआ है, जिस तरह से क्रिसमस के दिन और उससे पहले जो तमाम जिस तरह की सजावटें हुई हैं, गिरजाघरों को से लेकर स्कूलों, शॉपिंग मॉल से लेकर सड़कों, तमाम जगह पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने जिस तरह से तांडव और आतंक मचाया हुआ है, जगह जगह पर जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां कहीं भी आपकी निगाह जाएगी, जिस भी शहर में आप होंगे, वहां आपको इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हम विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु बन रहे हैं कि कैसे हम अपने देश की माइनॉरिटीज, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो, उनके साथ हम किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक माइनॉरिटी के युवक के साथ जो कुछ हुआ, उसको लेकर पूरे देश में हो हल्ला मचाया गया, इसको लेकर सवाल पूछा गया, उठना चाहिए था ये सवाल। लेकिन अपने खुद देश की माइनॉरिटीज के साथ उनके सबसे बड़े त्योहार पर क्या किया जा रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में हेडलाइंस बटोर रहे हैं। मोदी जी जो आज भी दिल्ली के एक चर्च में गए, इससे पहले भी वो हमेशा बड़े दिन पर चर्च जाते रहे हैं और क्रिश्चियन से अपना गहरा नाता वो बताते रहे हैं और ये भी बताते रहे हैं कि बाइबल कैसे पीस का पैगाम जो है वो देता है, कैसे भाईचारे का पैगाम वो देता है। और जब वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के और पिछले 12 साल से हैं, तो उनके रहते क्या कुछ देश में हो रहा है, चाहे वो आरएसएस से जुड़े लोग हों, हिंदुत्ववादी संगठन हो या खुद बीजेपी के नेता, वो क्या कर रहे हैं इस बड़े दिन पर। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खामोशी है, जो चुप्पी है, क्या वो इस पर सहमति है, यही समझा जा रहा है। क्योंकि अगर वाकई में वो क्रिसमस के आज के इस बड़े दिन पर क्रिश्चियंस को अगर कुछ वो देना चाहते थे, तो सबसे पहले ये जो गुंडा एलिमेंट है, जो उन्होंने पूरे देश में जिस तरह का आतंक मचाया हुआ है, सबसे पहले इन पर कार्रवाई का आदेश उन्हें देना चाहिए था। क्योंकि सरकार उनकी है और ज्यादातर जिन भी राज्यों में सब कुछ हुआ है, वहां सब भी बीजेपी की सरकार है। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी कि कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट किया है। देखिए मोदी जी बड़े दिन पर क्या क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं और देश में क्या हो रहा है। फिर मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। लेकिन मोदी जी, आपकी सरकार में ईसाइयों के साथ क्रूरता क्यों हो रही है? जबलपुर में कुछ लोग चर्च में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करते हैं, तो वहीं एक सभा में शख्स घुसकर ईसाई धर्म को अपमानित करने की कोशिश करता है। दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका जाता है। ओडिशा में क्रिसमस की टोपी बेचने पर एक गरीब को परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। मोदी जी, आपकी सरकारों में ईसाइयों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। ये वाकई में बेहद शर्मनाक है और देश के एक नागरिक के तौर पर मेरा सर भी शर्म से झुक जाता है, जो मैं पूरे देश में जो होता हुआ देख रही हूं। हमारा देश ऐसा तो नहीं था। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ तो कांग्रेस की तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर हैं वो, लगातार इस तरह के तमाम मसलों पर मुखरता से बोलती और लिखती आई हैं। अनुमा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अनुमा जी, देश भर में जो हो रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? 2% है सिर्फ क्रिश्चियन और उनको 100 करोड़ से डराया जा रहा है। ये डराया जा रहा है जो 2% है वो 100% पे क्या भारी पड़ रहे हैं? वो अपना जो त्योहार है उनका सबसे बड़ा, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? नमस्कार बुशरा जी, सब आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके शुरुआती 2-3 साल तक वो परख रहे थे कि वो किस हद तक जा सकते हैं और उनके सारे प्रयोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू हुए, वो लगातार उनके सफलता की ओर गए। उनका दायरा बढ़ता चला गया, लोगों के बीच नफरत फैलती चली गई, एक जहरीला पूरा माहौल धीरे धीरे समाज में बनता चला गया और अब हम उसके चरम तक पहुंच गए हैं। ये केवल अभी साल दर साल शुरुआत जब हुई थी
तो एक मेरे ख्याल से आशाराम जिनको बापू कहते हैं ये लोग, उन्होंने तुलसी पूजन दिवस बनाने की शुरुआत करने को कहा था। अब वहां से ही नैरेटिव की बिल्डिंग मुझे जो दिखता है वो शुरू हुई थी। और उसके बाद जब लोगों ने कहा कि भाई ये तुलसी पूजन पूजन दिवस कैसे हो सकता है, तो कोई तिथि नहीं है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है, तो फिर सीधा सीधा अटैकिंग पर जो ये लोग आ गए। जो लोग मिडनाइट मास के लिए जाते हैं उनको पिछले 6 सालों से प्रताड़ना हो रही है। उनके जाते समय उनके वहां बड़े बड़े शोरगुल करके लाउड स्पीकर लगा देना, तो ये हम देखते चले जा रहे हैं। और ये जैसा आप पीड़ित लग रही हैं, मतलब उद्वेलित लग रही हैं, उसी तरह से उद्वेलित मैं भी हूं। और जो जबलपुर की घटना हुई, दरअसल मध्य प्रदेश का जो माहौल है एक बहुत सीधे साधे लोगों की जगह थी, इसको इस बुरी तरह से कंटेमिनेट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो जबलपुर में हमने देखा कि अंधी लड़की है, उसको आंखों से दिखता नहीं है, उसके साथ जो व्यवहार किया गया। दिल्ली में जो महिलाओं के साथ, राजधानी में ऐसा व्यवहार हुआ जिसमें उन्हें जो लाल वाली टोपी जो है उसको उतारने को कहा गया, या ओडिशा में हुआ, या फिर एक मुस्लिम व्यक्ति जिसको बाद में पाया गया कि वो बांग्लादेश से माइग्रेट होके आया है, उस व्यक्ति ने अपने आप को हिंदू बता के, कुछ सत्यनिष्ठ बता के और लोगों को धमकाया। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं उसकी डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार घुसपैठियों की बात करती है, उसे लगा कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा तो इससे बेहतर है, जैसे कई बार ऐसा होता है, चोर जो होता है वो खुद चोर 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 चिल्लाता है। तो इस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म अगर वाकई जो लोग सच में घुसपैठिए हैं उनके अंदर बनती चली गई, तो क्या होगा भारत का? ये समझ के बाहर है कि कांग्रेस की जो यूपीए वाली सरकार थी उसने 88,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी जो लोग थे उनको बाहर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में कुछ 5,000 लोगों के खिलाफ ही ऐसी कार्रवाई की है। लेकिन वही लोग अब हिंदू ओम भूर्भुवः स्वः कहलाते हुए घूम रहे हैं। पूरे देश के माहौल में एक विषाक्तपन है। पहले हम अपने घरों में मोजे सुखाते थे 24 तारीख की रात को, और हमारी माँ या हमारे मामा जी जो लोग थे वो उसके अंदर कोई बहुत अच्छी सी किताब या कुछ अच्छी चीजें और कुछ एक कमिटमेंट भी, एक जिसको हम कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाकर वो हमारे लिए उसमें डाल देते थे और हम बड़े खुश होते थे। बड़ा दिन है बोलते थे। केक तो उस समय इतना उपलब्ध नहीं था, लेकिन हम अपने जो और दोस्तों के घर ही जा सकते थे, जो दूर रहते थे उनके घर नहीं जा पाते थे, लेकिन हम बहुत खुश होते थे। अपने घर में उस समय क्रिसमस ट्री भी इस तरह से नहीं मिलते थे, तो हम कोई पेड़ लेके उसी के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ सजावट करते थे। तो जो माहौल था वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया, और इसका खामियाजा बुशरा जी हमें नहीं, ये जो हम तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरे विश्व में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? भारतीय लोग वहां जाकर रहते हैं, वो अपने त्योहारों पर पटाखे फोड़ने लगे हैं, प्रदूषण लाने लगे हैं, नदियों में कहीं गणपति जी की प्रतिमा विसर्जित कर रहे हैं, कभी दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जित कर रहे हैं। अगर ये व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में, जो अपने आप को कहता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उसमें अगर ये होता है, तो वैसे भी आजकल पूरे विदेशों में एंटी इंडिया एक भावना है वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि हमारा बड़ा शुद्ध डीएनए है और ये है वो है, तो बाकी लोग भी ऐसी ही बात करते हैं। तो ये जरूरी है कि भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है, तो ये कैसा आत्मीय रिश्ता है कि आप उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे? संविधान में साफ लिखा है कि राज्य हर धर्म को सुरक्षा देगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार ना किया जाना, यानी कि ये बीजेपी की अपनी राजनीति को फलने फूलने का एक और जरिया बनाया है। उसमें देश तबाह होता है तो होता रहे। भारतीय जनता पार्टी के पुरखे भी ऐसे ही थे, उनको देश से कोई मतलब नहीं था, वो अंग्रेजों की चाकरी भी कर सकते थे। लेकिन आज जो कर रहे हैं वो, इसका बहुत लंबा परिणाम हमारे देश के स्टूडेंट्स को, जो बाहर पढ़ते हैं, हमारे देश के जो लोग बाहर काम करते हैं, उनको आज नहीं तो कल भुगतना तो जरूर पड़ेगा। और तब उनके समझ में आएगा कि इस देश में कैसा जहर फैलाया जा रहा है।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी घटनाएं, चाहे वो ओडिशा की है, बेंगलोर की है, जबलपुर की है, दिल्ली की है, शर्मनाक है। और ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये एक काला धब्बा है कि उनके कार्यकाल में इस तरह से देश कई भागों में बंट रहा है। जी अनुमा जी, क्या आप इसको प्रधानमंत्री का दोगलापन नहीं कहेंगी कि आप एक तरफ विशेष दे रहे हैं, आत्मीय रिश्ता आप बता रहे हैं, आज भी आप गए हैं चर्च और वहां पर जाकर आपने बताया कि कैसे पीस का संदेश जो है वो बाइबल देती है। इसके अलावा आप तमाम इस तरह के यूरोपीय देशों में जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, वहां तो आप कहते हैं कि आपके चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, बराक ओबामा हो, सबको आप अपना मित्र बताते हैं, सबके गले पड़ते हैं, आप जाकर वहां हाथ मिलाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है क्रिश्चियंस की, और आपके देश में जहां सिर्फ 2% क्रिश्चियंस रहते हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? आप अरब देशों में जाते हैं, शेखों से गले मिलते हैं, उनके गले पड़ते हैं, और फिर मुसलमानों के साथ जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, और फिर आप जब आप वहां पर होते हैं तो वहां बैक इन योर कंट्री, यानी कि आपके अपने देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा होता है। और फिर अब आपने अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और आप फिर ये भी एक तरह से खुली छूट दे रखी है इन तमाम लोगों को, क्योंकि अगर इनको कानून का डर हो, अगर इनको ये पता हो कि ऐसा करेंगे तो ये जेल भेजे जाएंगे, इन पर कानूनी कार्रवाई होगी, इन पर जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या पुलिस जो है, इनके ऊपर किसी तरह का इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वो करेंगे, तो शायद इनकी हिम्मत कभी ना हो। और ये सामने खड़े होके, चर्च के सामने खड़े होके, जहां मास और ये सब चल रहा है, वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। ये किस तरह की सुरक्षा की भावना है इन लोगों के अंदर कि आपका त्योहार हो, रामनवमी हो, तो आप मस्जिदों के सामने खड़े हो जाएं, और जब ईसाइयों का त्योहार हो तो आप उनके गिरजाघरों के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और मॉल में जाकर आप तोड़फोड़ करें, लाखों का नुकसान कर दें। क्या ये हिंदुइज्म का भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? बुशरा जी, आपका सवाल कि क्या आपको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोगलापन नहीं लगता, तो एक बात स्पष्ट करूं कि 4.5 दशक, अपनी जिंदगी के 4.5 दशक तक दोगला शब्द का एक ही अर्थ था, जिसका दोहरा चरित्र है, जो सामने कुछ और पीछे कुछ और है। आज के एआई के जमाने में, एआई की मैकेनिकल भाषा में इसका कुछ और अर्थ बताया जाता है, लेकिन जिस अर्थ में आपने पूछा उसी अर्थ में आपसे कहना चाहती हूं कि जिस तरह से हीरो नंबर 1 पिक्चर थी या कैदी नंबर 1 है, इसी तरह दोगला नंबर 1 अगर कोई पिक्चर बनेगी ना, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनना चाहिए। अगर यही काम जो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को खुली छूट दे दी है, वो लोग अगर जब ईद होती है तो वो लोग मस्जिद के सामने जाके करते हैं, अगर क्रिसमस है तो वो चर्च के सामने जाके कर रहे हैं, तो अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सत्ता उनके साथ है, सत्ता का उनको समर्थन प्राप्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, मणिपुर है तो कुकी मैती हो गया, मध्य प्रदेश है तो हिंदू मुस्लिम हो गया, छत्तीसगढ़ है तो हिंदू क्रिश्चियन हो गया, ओडिशा है तो हिंदू क्रिश्चियन हो गया, हरियाणा है तो जाट नॉन जाट हो गया, महाराष्ट्र है तो मराठा गैर मराठा हो गया। आप देखिए, पूरे देश में 2 खेमे खड़े कर दिए हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़वा दिया है। तो ये सत्ता के संरक्षण से हो रहा है। अभी फरवरी के महीने में 14 फरवरी के दिन फिर यही बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग आ जाएंगे। एक बार तो आपको याद होगा, 2018 की बात है, यूनाइटेड नेशंस ने इवन आरएसएस को या विश्व हिंदू परिषद को, इनमें से एक को, आप उसको हम वेरीफाई कर लेंगे, इसको आतंकी संगठन की संज्ञा दी थी, उग्रवादी संगठन की संज्ञा दी थी, और मेरे पास उसकी कटिंग है। तो हो ये रहा है कि इस वक्त महिलाओं को जब मैं देख रही हूं, ताज्जुब में आ रही हूं मैं कि महिलाएं इतनी क्रूर कब हो गई। हमारे देश में ऐसा क्या है, पितृसत्तात्मक समाज हम कहते हैं, लेकिन महिलाएं जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हैं, जिस तरह से हिंसक धमकियां दे रही हैं, पूरे देश का जो गांधी के देश का एक अहिंसक तेवर है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से किया है कि हम लोग गुंडागर्दी पर आमादा हो गए हैं, और इसके कारण हर एक देश में
आप देखिए विदेश मंत्री पहले इस तरह की दबंगई दिखा के आए अमेरिका में, आज क्या हुआ, आज दुम दबा के नीचे बैठना पड़ रहा है उनको। पहले उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, कभी आजकल वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि अमेरिका की तरफ देखें कि चीन की तरफ देखें, क्योंकि दोनों जगह एक एक बार दबंगई दिखा चुके हैं, उसके बाद दुम दबा ली है। तो कुल मिला के पूरे देश में जो माहौल दिख रहा है उसमें हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री के रूप में पूरी तरह इनइफेक्टिव हैं। उनके समय में बार बार वो घुसपैठिया करते हैं, खासतौर पे बंगाल के चुनाव के मद्देनजर वो बार बार कह रहे हैं। तो एक तो सबसे असफल गृह मंत्री हैं, दूसरे पुलिस का भी, प्रशासन का भी, गुंडों को कोई डर नहीं रहा। और ये किसी भी देश के लिए, लोकतंत्र तो हमारा अब कितना बचा है, बचा ही नहीं है, केवल हम खाली लिखने में अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह बेहद असफल, नाकाम गृह मंत्री हैं, नाकारा भी हैं। इसी तरह से रक्षा मंत्री जो हैं वो भी बिल्कुल नाकारा रक्षा मंत्री हैं, जिनके समय में सेना इस कदर कमजोर हो गई कि शायद कभी अपनी उस जगह पे आते आते सेना को 20 साल लगेंगे, अगर कोई वाकई विकसित भारत की बात करने वाली, बात नहीं काम करने वाली सरकार आएगी तब। और इसी तरह से विदेश मंत्री भी बेहद नाकारा है, और इन सब के नाकारापन ने देश को एक चीज दी है, गवर्नेंस खत्म है, गुंडागर्दी जोरों पर है। पुलिस प्रशासन भी जब गुंडागर्दी पे आता है तो वो अलग किस्म की गुंडागर्दी करता है। कई बार वो इन्हीं आतताइयों का, ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं, इनका साथ देता है। तो भारत को पूरी तरह से खंड खंड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो अखंड भारत की बात करते थे, उन्होंने देश को ही खंड खंड कर दिया है। जी बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि ये हो रहा है या राजनीतिक फायदे के लिए होने दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर 12 सालों से और लगातार अगर इसमें इजाफा ही देखने के लिए मिले, हर साल इसमें और ज्यादा हम घृणा या इस तरह के कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर जो ये गुंडागर्दी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ये गुंडागर्दी और आतंक से कम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप उस जो माइनॉरिटी है, जो 2% है, उसे डरा धमका ही तो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बाबा जो हैं वो अपने मंचों से बैठकर, जिनके साथ प्रधानमंत्री नजर आते हैं, छोटा भाई बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लाखों का लालच देकर और लोगों को का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमारा क्रिसमस से क्या लेना देना। बुशरा जी देखिए, पूरे भारत का जो चरित्र है वो पतन की तरफ जा चुका है। ऑलरेडी हम पतित हो चुके हैं, क्योंकि हम जिस धर्म की बात ये पैरवी कर रहे हैं, यहाँ तक उस पर भी कायम नहीं हो पाए हैं। तो जो ये गुंडागर्दी है, ये जो आप कह रही हैं राजनीतिक फायदा, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और देखिए, बीजेपी के पास इंग्रेडिएंट के रूप में यही चीजें हैं, धर्म, जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, उसके अलावा राष्ट्रवाद का प्रयोग। तो राष्ट्रवाद के प्रयोग में जितने सेनाओं के ऊपर हमले बीजेपी की सरकारों में हुए हैं, कभी पहले किसी सरकारों में 75 सालों में नहीं हुए। जब बीजेपी आती है तभी बड़े ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कैसे होता है कि हमारे सेनाओं के अलग अलग ठिकानों पर हमले होते हैं। और बीजेपी के समय में ही ये राष्ट्रवाद का जलजला आता है पूरे देश में। आप हर पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आपको हर जगह ऑपरेशन सिंदूर और उसके फोटो मिल जाएंगे, फौजियों के फोटो मिल जाएंगे। लेकिन उन्हीं फौजियों के साथ जो व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी का, इतना नीचे गिराने वाला काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जहां पे जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, किसी को पुलिस वाले पीट रहे हैं जो कि वर्दी वाले हैं, मतलब जो अभी भी सर्विस में हैं, उनकी पिटाई हो रही है। पंजाब का केस है, उड़ीसा के ब्रिगेडियर की डॉटर, जिनका हस्बैंड, जिनके मंगेतर खुद एक मेजर थे, उनका केस है। कई केस है, रोज होते हैं, काफी बार वो लोग चुप रह जाते हैं। तो ये सत्ता प्राप्ति, केवल इस खेल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है, हर संस्था को कमजोर कर दिया है। और दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि एक तबका है जो शायद एक समय क्लासेस में बैक बेंचर होता था, जिसकी औसत बुद्धि का भी शायद पूरा विकास नहीं हो पाया, वही लोग इसका परचम लेकर आगे कूदे चले जा रहे हैं। हम रोज देखते हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और सब उससे भी बड़ा एक काम जो किया है, सबसे बड़ा तोड़ने का काम, विध्वंसक,
वो रहा है गोदी मीडिया का काम। इन सब के चंगुल में फंस के भारत की जनता, जिसको वाकई ज्यादा नॉलेज कभी नहीं था, उनको कम ज्ञान होता था, लेकिन अब जो व्हाट्सएप में आता है उसे खबर पढ़ के समझ समझ के उन लोगों ने अपने आप के टेम्परामेंट को ऐसा बढ़ा लिया है। मुझे एक मेरे रिश्ते में एक थे, उनका याद आता है कि वो 95 इयर्स के थे और वो इतने सहिष्णु इंसान थे, लेकिन एक पर्टिकुलर सबसे तेज चैनल जब उन्होंने देखना शुरू किया तो हम तो ये सोचते थे कि वो बहुत आराम से 100 साल तक की आयु प्राप्त करेंगे, लेकिन वो जब टीवी के सामने बैठे रहते थे तो उनके माथे पर इतनी शिकन होती थी, टेंशन, गुस्सा, एंगर, पता नहीं क्या क्या होता था। और धीरे धीरे करके उन्होंने महात्मा गांधी की जो फोटो थी, जो उनके सामने पूजा में तक रखते थे, वो उसे हटा दिया। घर से स्वतंत्रता की जो चीजें, तिरंगा जो उनके घर में लगता था वो हटा दिया। उनका परिवार बहुत ताज्जुब में था और उनके परिवार के लोगों ने मुझे कहा कि वो इतने जल्दी नहीं जाते अगर उनको इस तरह से अंदर से हिंसा उनके अंदर नहीं भड़काई होती। वैसे भी एम्स की रिपोर्ट है कि भारत में अचानक मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं, तो मानसिक असंतुलन उन सभी महिलाओं में हमने देखा जिनका बिगड़ा हुआ था, जो एक कोच को, फुटबॉल के कोच को भी कह रही थी कि इसका पासपोर्ट जब्त कर लो, इसका परमिट जब्त कर लो। तो तो ये जो और उसके साथ साथ आप सही कह रही हो, उसके साथ साथ आपने वो भी देखा होगा जब वो बच्चे पैदा करने की बात करें कि अगर वो 4 बीवियां 19 बच्चे पैदा करेंगे तो हर हिंदू महिला को भी 3-4 बच्चे जो है पैदा करने चाहिए। वो ये कह रही है कि मैं कई लाख जो है वो ईंटें लेकर जाऊंगी और बाबरी मस्जिद का जो कहा गया पश्चिम बंगाल में, वहां पर मैं उसको रखूंगी। दूसरा, जहां से आप हैं मध्य प्रदेश से जबलपुर का जहां आप जिक्र कर रही है, वहां एक महिला, दूसरी नेत्रहीन महिला बैठी हुई है बेचारी अपने बच्चे के साथ, और उसने कहा कि वो कन्वर्ट नहीं हुई है, मांग में उसके सिंदूर है, वो सिर्फ इसको सेलिब्रेट करती है जैसे आप, मैं, हम सब सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे साझे त्योहार हैं जो हम लगातार सेलिब्रेट करते रहे। उसके लिए आपका मुसलमान होना, मेरा क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपका इंसान होना, हिंदुस्तानी होना जरूरी है। हम उसी तरीके से हम इसमें रहे हैं, वही वो कह रही है। और मैं ये सोची थी, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखते हुए, कि महिलाएं, आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा जहर उनके अंदर जो है वो भर दिया गया है, और शायद ये भी उसी समाज का हिस्सा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये पुरुष जो है जो लगातार सड़कों पर, चाहे वो गाय के नाम पर कर रहे हो या फिर धर्म के नाम पर कर रहे हो, एक सेलिब्रेशन के नाम पर कर रहे हो, एक अंधा कुआं, अंधी खाई सी है जिसकी तरफ देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और फिर उसमें हिंदू राष्ट्र का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। सवाल लेकिन ये है अनुमा जी, एक के बाद एक इलेक्शन में मिलती जीत, संस्थाओं को पर इनका कब्जा, और उसके बाद ये सब कुछ जो हो रहा है, आखिर इसको रोका कैसे जाएगा? एक विपक्ष के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां क्या आपको लगता है पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, हमारी जिम्मेदारियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन एक खेल में हमेशा सत्ता का जब खेल होता है, जब किसी लोकतंत्र देश में होता है, तो एक तरफ सत्ता होती है और दूसरे वाले पलड़े में जनता होती है, मीडिया होता है और विपक्ष होता है। विपक्ष अपनी जगह पर है, मीडिया नहीं है साथ में, जनता नहीं है साथ में। और अब जिस तरह हमारा देश जिस तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि इनमें से सभी को सफोकेशन लगने लगेगा, क्योंकि आप विपक्ष का साथ नहीं देंगे तो आपके मुद्दे कौन उठाएगा। और आज जैसा मैं आपसे कह रही थी कि एम्स की एक रिपोर्ट 20 दिन पहले मैंने पढ़ी थी कि भारत में मानसिक रूप से असंतुलित लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो असंतुलन का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि वो एग्रेसिव हो रहा है, बहुत से लोग इस एग्रेशन के बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं तो ये भी देख रही हूं कि ये जहर अंदर ही अंदर लोगों को अलग अलग बीमारियों की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि वो लगातार या तो खदबदाते रहते हैं इसको लेकर कि नहीं हमारा तो कोई नुकसान कर देगा और हमें उसके पहले उसका संहार कर देना है, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे इस सब से बाहर निकला जाएगा, तो वो लोग अवसाद में चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। विपक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष ना केवल निभा रहा है। एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, जिसमें एक रिक्शा वाला भी, एक सफाई वाला भी,
एक जो वैश्य है, जो लोग ये करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी, एक फौजी भी, एक पुलिस वाला भी, एक प्रशासन में काम करने वाला भी, सब मिलकर इस पार्टी को बनाते हैं। हमारा कोई कैडर नहीं है, हमारा कैडर लोग हैं, जनता हमारा कैडर है, हमारा कैडर मीडिया है, हमारा कैडर हमारे साथ नहीं है। हम विपक्ष के जो लोग हैं, जो हम सामने से होकर साहस से और सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं, ज्ञापन देते हैं, हर जगह पे हम ये कोशिश करते हैं कि देश के उस फैब्रिक को कोई न तोड़े जिसको गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, अंबेडकर जी ने एक धागे से पिरोकर संविधान के रूप में हमारे हाथ में थमाया था। ये तो वो बात हुई कि आपको पूरी समृद्धि मिली और आपने खुद को कंगाल कर दिया और उसके बाद उसका भी दोष दूसरों पर देना शुरू कर दिया। ये हो रहा है। तो विपक्ष इफेक्टिव तब होगा जब विपक्ष का काडर, जो कि मीडिया है और जो कि जनता है, वो विपक्ष के साथ आके खड़े हो जाएंगे। विपक्ष का काडर केवल विपक्ष की पार्टी के लोग सदस्य नहीं है। तो वो एक चीज जिस दिन हम देखेंगे होते हुए, और मैं देखने लगी हूं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद दिख रही है। और कुछ हमको विदेशों से भी एक तरह से चेतावनी आ रही है। जिस तरह से हमारे लोगों का व्यवहार विदेशों में जाकर है, वो भी वहां दबंगई कर रहे हैं, उनको भी चेतावनियां मिलने लगी हैं। ये सारी चीजें देर सवेर हमारी जनता के दिमाग पर इंपैक्ट करेंगी और वो अपने काडर में वापस लौटेंगी। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि हमारा कांग्रेस का काडर जनता नहीं है, विपक्ष जो भी हो उसका काडर जनता है, उसी का काडर जो है वो मीडिया है। और उस तरफ मैं लोगों को देखते हुए पा रही हूं। अभी भी क्रिसमस के दिन मैंने देखा कि हम एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कह रहे थे, क्रिसमस कैरोल गा रहे थे। ये हमारा अपना ग्रुप था उसके बीच में, और जो लोग देख रहे थे उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। जबकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ वो भयंकर रूप से धार्मिक हिंदूवादी जिसको कहते हैं, ऐसी जगह है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग उस तरह से अभी तक भी हिंसक नहीं हुए हैं। कुछ लोग, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, हम पूरे देश भर में देखते हैं कि मेरे आसपास, मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में भी हो सकता है हो, और सब मेरे आसपास ये है कि जो क्रिश्चियन, जो कैथोलिक स्कूल्स हैं वो कितने बड़े पैमाने पर हैं। और आप ये देखिए कि वहां इन जैसे जो ये जो गुंडागर्दी मचा रहे, हो सकता है इनके बहुत सारे इनके बच्चे जो हैं उसमें जाकर स्कूलों में शिक्षा हासिल करते हो, अंग्रेजी वहां पर जो पढ़ाई जाती है, जिस तरह की शिक्षा वहां पर दी जाती है। और खास तौर पर जो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह के ही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो मैं सोच रही थी कि वो सब क्या उसका भी तो आप बहिष्कार करिए। फिर अगर आप सिर्फ त्योहारों पर खड़े होकर इस तरह का नंगा नाच कर रहे हैं तो इन तमाम चीजों का भी तो आप बहिष्कार करिए। जो आपके बच्चे जाकर विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो कि ज्यादातर जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, मेजॉरिटी है, और वहां पर डॉलर्स में आप कमाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने परिवार को बेचते हैं, तो क्या इस सब का भी मैं एक समाज का जो एक दोगला चेहरा है, जो समाज का एक दोगलापन है, चाहे वो अरब देशों में जाकर काम करते हो, फिर यहाँ पर मुसलमानों के लिए जो करते हैं, क्रिश्चियन मुल्कों में जाकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर यहाँ पर किस तरह की नफरत को जो है वो बढ़ावा देते हैं, उस सबको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये जो अति हो रही है, ये अति का अंत भी तो होगा कहीं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, दोगला नंबर 1 यानी दोहरे चरित्र वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टीम ऐसी है। शिवराज सिंह चौहान का खुद का बेटा विदेशों में पढ़ के आए हैं। ऐसे ही सिंधिया का खुद का बेटा आर्यमन, वो भी बाहर पढ़ के आया है येल यूनिवर्सिटी में। तो अगर इस तरह का व्यवहार किया तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है कि ये विदेश की यूनिवर्सिटीज भी इन बच्चों को ले ही ना, ठीक है जाइए आप, बहुत हिंदूवादी हैं, जाइए आप अपने यहाँ जाके रहिए। वहां पर ये कायदे से रहते हैं, वहां पर ये तमीज से रहते हैं और वहां के जो भी रूल्स है उसका पालन करते हैं। लेकिन यहाँ सत्ता की राजनीति, क्योंकि गांव के लोग, देहात के लोग, कस्बों के लोग, गांव के लोग तो बहुत समझदार होते हैं बुशरा जी, ये मैं एक अब अपने अनुभव से जान गई हूं कि गांव के लोग इन सब चीजों में नहीं आते। ये जो कस्बाई मानसिकता है, कस्बाई लोग हैं, जो मध्यम वर्ग जो है, जिसको धीरे धीरे बीजेपी खत्म करती चली जा रही है, ये उसके लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमने अभी जो 2-3 उदाहरण या जो हमने वीडियो क्लिपिंग्स भी अभी तक देखी हैं,
उनमें वही मध्यम वर्ग है जिसके पास ना रोजगार है, जो महंगाई से पीड़ित है, जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ी हुई है और हो सकता है उनमें से अधिकांश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हों। उसके बाद भी इन्हीं लोगों को टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और पूरे जनमानस को विषाक्त किया है। और इसका जो खामियाजा हम एक देश के रूप में भुगतना शुरू कर चुके हैं, आगे भी भुगतेंगे, और लेकिन इसका अंत तो तभी होगा जब इस देश के हम भारत के लोगों की चेतना दोबारा जागेगी, उनको ये समझ आने लगेगा। और मुझे लगता है शुरुआत हो गई है। काफी ऐसे लोग हैं जिनको हमने वीडियोस पर देखा है, यूट्यूब पर देखा है, इवन चैनल्स पे देखा है। एक आध तो एक खास चैनल जिनकी टीआरपी बिल्कुल सत्यानाश हो चुकी थी, वो अचानक सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे हैं। एक और सबसे तेज चैनल की एक सबसे डम्ब प्रवक्ता, मतलब डम्ब भी एक वर्ड है मेरे पास, उनको मैंने बदलते हुए देखा और उनको मैंने देखा कि वो क्रिश्चियंस के फेवर में बात कर रही हैं, क्रिसमस के सेलिब्रेशन की बात कर रही हैं। तो और वो ओम कश्यप नहीं है। तो मैं आज जब मैं देख रही हूँ ये सब, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत दिनों तक इस तरह का उन्माद ये चलेगा नहीं, लेकिन फिर कोई दूसरा और कोई खतरनाक और कोई नुकसान करने वाला कोई और कारनामा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पिछले 11 सालों में हेडलाइन इतनी तेजी से बदली हैं। 1,500 से ज्यादा ऐसी नृशंस घटनाएं हैं जिनके बारे में हम कभी भूल जाते हैं। कहीं हम सुल्ली बुल्ली डील के बारे में आज लोग बात नहीं करते हैं। इतना बड़ा वो बवेला खड़ा हुआ था और उन्होंने किसी को सजा दी नहीं दी। उसके बाद बालासोर की दुर्घटना में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो ये जो नृशंसताएं हैं ये पिछले 11 सालों में 1,500 से ज्यादा है। तो इसलिए लोग बाग भी अब इससे त्रस्त तो हो चुके हैं, लेकिन एक बार जो स्टैंड लिया था ना, उसके चक्कर में वो फंस रहे हैं कि हमने तो इन्हीं के साथ रहने का स्टैंड लिया था। तो वो उस गिल्ट से जैसे ही बाहर निकल आएंगे, और काफी लोग निकल आए हैं बाहर, तो बस फिर देश वापस उस तरफ जाएगा। लेकिन अब इन्होंने देश को कम से कम 25 साल पीछे कर दिया है। तो कोई भी सरकार आए उसे 25 साल तक देश को बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत सारी केयर सब देना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग वही चाहते हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये भी सोच रही थी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं, वो कैसे इस देश में आएगा। चाहे हम पर्यटकों की बात करें, वो ये माहौल देखकर क्या वाकई में देश आना पसंद करेंगे। दूसरा जो मॉल जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होते हैं, जो वहां पर ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं, जिनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वो क्या निवेश करने से पहले 100 बार नहीं सोचेंगे, वो इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार नहीं सोचेंगे इस देश में क्या हो रहा है और किस तरह से हर दिन जिस तरह की घटनाएं, कभी किसी माइनॉरिटी को टारगेट, कभी किसी माइनॉरिटी को टारगेट, यहाँ पर कभी किसी के त्योहार को, कभी किसी के त्योहार को, एक ऐसी गंदी भीड़ जो है वो क्रिएट कर दी गई है। और ये भी कहना थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है कि इलेक्शन इसलिए किया जा रहा है, ये तो 24/7 है जो देश में हम पिछले 12 सालों से देख रहे हैं। देखना यह है कि आगे और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। जी आप कुछ ऐड करना चाह रही है? जी मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारे और आपके जैसे लोग भी तो हैं ना, जो मोहब्बतों के पैगाम सबके सामने लेकर जाते हैं, और हम जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं, ये सत्ता के लिए है। आप जो कह रही हैं कि केवल चुनाव के समय नहीं, ये लगातार जब करेंगे तभी तो वो जिस समय चुनाव आएगा तब तैयार रहेंगे। तो इसलिए ये लगातार करते हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग भी हैं जिनको वही देश चाहिए जिसमें सब एक दूसरों के लिए मोहब्बतें रखते थे, और कोई भी घृणा इतना ओपनली, इतना मुखर होकर कोई किसी के सामने नहीं करता था। सभ्य समाज था, सभ्य समाज वापस आएगा। एंड ऑन दैट नोट, मेरी क्रिसमस टू यू। बिल्कुल, मैं भी इसी नोट, इस पॉजिटिव नोट के साथ ही एक उम्मीद के साथ उन तमाम जो क्रिश्चियंस भाई बहन हैं उनको ये उम्मीद देते हुए कि अनुमा जी भी हैं और बुशरा खानम भी हैं, और मैरी क्रिसमस आपको हम दोनों की तरफ से, डीबी लाइव की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।